हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले चैप्टर नंबर 11 ऑफ अष्टांग हृदय, जिसका नाम है दोष आदि विज्ञानी अध्याय। अब सबसे पहले इस चैप्टर के नाम को समझते हैं। जैसा नाम है दोष आदि। अब दोष आप सभी जानते हो, त्रिदोष, जैसे वात दोष, पित्त दोष एंड कफ दोष। यहाँ पर आदि का मतलब होता है कि वो धातु और मल की भी यहाँ पर बात करने वाला है। यानी कि यहाँ पर दोष की बात की जाएगी कि वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, इनके प्राकृतिक कर्म और इनके वैकृत कर्म की बात करेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर धातु और मल के प्राकृतिक और वैकृत कर्म के बारे में वर्णन करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि चैप्टर ऑन साइंस ऑफ दोसेस। दोसेस यानी जितने दोष है, धातु मल है, इनके बारे में चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक, ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रिया शरीर में आप दोष, धातु मल, इन सभी का एक अलग अलग चैप्टर पढ़ते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप इन्हीं सभी का एक जगह ही वर्णन कर लोगे, तो इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से समझना। मैं इस चैप्टर की 3-4 वीडियो बनाऊंगा अलग अलग। ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक में ही सबको बता दूंगा तो आपको याद करने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं देह का मूल। यानी जो आपका देह मतलब जो आपकी बॉडी है, जो आपका शरीर है, इसका मूल बताया गया है। जैसे एक प्लांट का मूल क्या होती है, उसकी रूट होती है। ठीक है, उसी तरह जो आपका शरीर है, इसका जो मूल होता है वो क्या होती है, दोष, धातु, मल। यानी दोष और धातु, मल, ये 3 चीज ही क्या होती है, आपके शरीर के मूल होती है। तो यहाँ पर आचार्य भागवत ने एक श्लोक भी लिखा है, दोष धातु मलहा मूलम सदा देहस्यम। ठीक है, तो अभी यहाँ पर रेफरेंस भी ले सकते हो, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 11। ठीक, तो दोष धातु मल मूला सदा देस्य। जब जब हमने क्रिया शरीर को पढ़ाया था तो वहां पर बताया था दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। ठीक है, वो आचार्य सुश्रुत ने बताया था। ठीक, शायद हमने रचना शरीर में देखा था वो क्वेश्चन। ठीक है, आप देख लेना, क्रिया शरीर में देखा है, रचना शरीर में। और उसी तरह आचार्य भागवत ने बोला है, दोष धातु मल मूलहम सदा देहस्यम। यानी कि जो आपके शरीर का जो मूल होते हैं वो दोष, धातु, मल, ये तीनों ही चीज आपके शरीर का मूल होते हैं। वो आपकी चीज को धारण करते हैं। आप खुद भी देखो भाई, आपकी चीज का मूल कैसे है। आपकी बॉडी में क्या होता है, वात होता है, पित्त होता है एंड कफ होता है, और साथ धातुएं होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इन्हीं से तो आपका जो शरीर है वो सारा बना होता है। मल मूत्र पुरी स्वेद। ठीक है, इन सब के अलग अलग हम क्रिया शरीर में अलग अलग हर एक के फंक्शन क्या होता है, सबका अच्छे से डिटेल में देखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी हम बहुत हद तक देखेंगे, तो इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है। तो कोशिश करना इस चैप्टर को यहाँ पर ही अच्छा समझ लेना, क्योंकि जो आपकी संहिता है, अगर आप इनको समझ लेते हैं ना, तो ये क्रिया शरीर, रचना शरीर कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये केवल एक हमारी संहिता का पार्ट ही है जो इनसे मिलकर बना दिया गया है। ठीक है, इनका कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा उठाकर ही हमारे नए सब्जेक्ट बना दिए गए। तो इसलिए यहाँ पर आपको संहिता पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सुश्रुत संहिता सही, चाहे चरक संहिता सही, चाहे हमारी भागवत की संहिता सही। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा था, जो देह का मूल बताया आचार्य भागवत ने, वो दोष, धातु, मल को ही यहाँ पर शरीर का मूल बताया गया है, रूट ऑफ बॉडी। ठीक, अब हम देखते हैं दोष, धातु और मल को अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दोष के बारे में। देखो, दोष जैसे सभी जानते हैं, त्रिदोषा जो होते हैं, यानी कि जो आपकी बॉडी है वो वात, पित्त और कफ से यहाँ पर मिलकर बनी होती है। ठीक, और वात का आप सभी काम जानते हो, जितनी भी मूवमेंट होती है, जितनी मूवमेंट होती है, जैसे मैं कुछ बोल पा रहा हूँ, ठीक है, मेरे नर्वस सिस्टम जो काम कर पा रहा है, या जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है, ठीक है, वो सभी किसके अंतर्गत होती है, जितनी मूवमेंट है वो वात के अंतर्गत होती है। अब पित्त के अंतर्गत क्या होती है कि जो आपका रक्त से रिलेटेड हो गया, ठीक है, आपका डाइजेशन से रिलेटेड हो गया, ठीक, आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन से रिलेटेड हो गया, तो वो सारी जितनी भी क्रियाएं वो पित्त के रिलेटेड होती है। अब कफ के रिलेटेड क्या होती है, आपका स्ट्रेंथ, आपका बल, जो आपका कभी कभी नींद के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, संधियों को जोड़ने का जो कार्य करता है, वो सारी जो मतलब एक तरीके से जो बल का स्ट्रेंथ फैक्टर है वो कब पे डिपेंड करता है। इन सभी को हम वैसे तो बेसिक्स के अंदर क्लियर करे थे हमने, क्रिया शरीर के अंदर की वात, पित्त, कफ, इनको हमने समझाया भी था। ठीक है, तो आप देख सकते हो, अगर आप चीज़ों को सीक्वेंस से चलते हो तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है। ठीक है, हमें देखना है जो वात, पित्त, कफ है, उनके क्या प्राकृतिक कार्य है और क्या वैकृतिक कार्य। प्राकृतिक कार्य को हम सामान्य कार्य भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको नॉर्मल याद रख लेना है कि त्रिदोष है, त्रिदोष के कुछ प्राकृतिक कार्य हो। प्राकृतिक कार्य मतलब जो इसके नेचुरल कार्य है, जो करते हैं। ठीक है, कोई पचाने का कार्य कर रहा है, कोई मूवमेंट का कार्य कर रहा है, कोई बल देने का कार्य कर रहा है, वो होते हैं नेचुरल कार्य। कुछ होते हैं विकृत कार्य। विकृत कार्य या विकृत कर्म कब होते हैं, जब वो अपने लेवल से या तो बढ़ जाए या घट जाए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि वात दोष या पित्त दोष, कफ दोष, कोई वात आदि दोष आप कह सकते हैं कि इनमें से कोई दोष ज़्यादा बढ़ जाए या कम हो जाए तो वो विकृत कर्म के अंदर आता है। अभी हम इसके सभी के लक्षण देखेंगे कि प्राकृतिक कर्म के क्या लक्षण है और विकृत कर्म के अंदर वृद्ध और क्षीण के क्या लक्षण है। उसी प्रकार के सप्त धातु की हम बात करते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये सब हमको कोरिलेट कर चुके हैं हम पहले ही, कि रस को हम प्लाज्मा से कोरिलेट करते हैं, रक्त को ब्लड से कोरिलेट करते हैं। ठीक है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, इस तरह से हम पहले इनको कोरिलेट कर चुके हैं। ठीक, हम बार बार इनको रिलेट नहीं करेंगे, खाम वीडियो बड़ी होगी और आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए ज़्यादातर कोशिश किया करो, जितनी वीडियो उनको सीक्वेंस से देखा करो। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर जो धातु होती है वो सप्त धातु होती है। ठीक, अब सप्त धातु के भी यहाँ पर हम प्राकृतिक कर्म और वैकृत कर्म देखने वाले हैं। कहीं कहीं बुक में प्राकृतिक कर्म ना लिखा होकर श्रेष्ठ कर्म लिखे होता है, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो प्राकृतिक कर्म, श्रेष्ठ कर्म बात एक ही है यहाँ पर।
ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं मल, जो कि त्रिमल होते हैं, त्रिमल। अब उसके भी हम प्राकृतिक और विकृत क्रम देखने वाले हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं दोष के बारे में, त्रिदोष के बारे में, ठीक है। त्रिदोष, जैसे त्रिदोष को पहले हम प्राकृतिक कर्म की बात कर ले। देखो आपको शायद श्लोक थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, पर लेकिन सही दिख रहा होगा। सर पहले हम देखते हैं प्राकृतिक कार्य के, वात के प्राकृतिक कर्म क्या होते हैं, वात दोष के प्राकृतिक कर्म क्या होते हैं। तो यहाँ पर एक श्लोक लिखा है मैंने, ठीक है। उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग परिवर्तने साम्य गत्या च धातु नाम क्षणा पाठवेन च। तो फिर से बता रहा हूँ, उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग परिवर्तने साम्य गतना च धातु नाम माक्षणा पाठवेन च। अब इस श्लोक के मतलब को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वात दोष के प्राकृतिक कर्म क्या बताए, पहला बताया गया है कि उत्साह लाने का, यानी कि आपके शरीर में जो भी उत्साह लाने का कार्य करता है वो कौन करता है, वो करता है वात। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि जैसे मैं बोल पा रहा हूँ, ठीक है, आप पढ़ पा रहे हो, ठीक, वो क्यों कर पा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर एक उत्साह, एक एनर्जी है, ठीक है। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपका वात रिस्पॉन्सिबल है। देन उसके बाद आता है उच्छ्वास। अब उच्छ्वास क्या होता है, देखो उच्छ्वास और निश्वास दो प्रोसेस होती है। देखो यहाँ पर देखो, उत्साह है पहला वर्ड, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा इनको एक डिफ्रेंशिएट करके, लेकिन अभी आप कोशिश करो कि इसे लोग को अच्छे से समझो। उत्साह उच्छ्वास, उत्साह आपने जान लिया क्या होता है। अब उच्छ्वास क्या होता है, एक्सपीरेशन, यानी कि जो आप CO2 अपनी बॉडी से बाहर निकालते हो, किसके थ्रू निकालते हो, एक्सप्रेशन के थ्रू, एक्सपीरेशन, जिसको हम उच्छ्वास बोलते हैं आयुर्वेद में। एंड निश्वास को होता है इंस्पिरेशन, ठीक है, और एयर को अपने अंदर लेना, इसको हम बोलते हैं निश्वास। एंड ठीक है, ये दोनों आपको पता लगी होगी। वो भी किस वजह से कर पाते हैं, मतलब सांस को लेना, सांस को छोड़ना, एक्सपीरेशन और इंस्पिरेशन दोनों ही हम वात के कर्म की वजह से कर पाते हैं। देन होता है चेष्टा। अब चेष्टा में यहाँ पर क्या बताई गई है, जो भी आपकी चेष्टा है, आपके शरीर की चेष्टा, आपकी जो मन की चेष्टा है, आप जो बोल पा रहे हो, वो किसकी वजह से बोल पा रहे हो, वात के प्राकृतिक कर्म की वजह से, या वात की वजह से। आप इतना समझो कि वात की वजह से ही सब कर्म आप कर पा रहे हो। एंड वेग परिवर्तन। अब ये वेग परिवर्तन क्या होता है, देखो वेग परिवर्तन का मतलब होता है जो आपकी नेचुरल अर्ज होती है, जैसे कि आपको टॉयलेट आ रहा है या आपको पूरी आ रहा है, तो ये जितने भी नेचुरल अर्ज है वो किसकी वजह से आते हैं, वात की वजह से आते हैं। और जब आप वात के प्रकार पढ़ोगे तो वहां पर देखोगे अपान वायु आते हैं, जो अपान वायु की वजह से वेग परिवर्तन होता है। तो ठीक है, इतना स्पेसिफिक आपको नहीं देखना है, आपको बस इतना याद रखना है, जो वेग परिवर्तन है यानी जो मूत्र का त्याग होता है, पुरुष का त्याग करते हैं, वो भी हम वात की वजह से ही कर पाते हैं। एंड देन होता है साम्यगता। साम्यगता मतलब जो भी आपकी बॉडी में जितने भी टिश्यूज होते हैं, ठीक है, उन सभी को बैलेंस करने का कार्य भी कौन करता है, हमारा वात दोष करता है। एंड धातु नाम, ठीक है, साम्यगता चाहे धातु नाम छना। देखो यहाँ पर देखो, साम्यगता का मतलब होता है इक्विलिब्रियम, एंड च का मतलब होता है और धातु नाम माक्षना, यानी जितनी भी धातु उन सभी को बैलेंस करने का कार्य भी कौन करता है, यहाँ पर वात करता है। ठीक है, ये सभी कार्य हो गए हमारे वात दोष के। उसके बाद हम देखते हैं पित्त दोष के कार्य। देखो अब पित्त दोष के यहाँ पर श्लोक को पढ़ते हैं। पित्त पक्तिम उष्म दर्शने क्षुद त्रुड ऋचा शुद्ध तुड़ रुचि प्रभा मेधा आदि शौर्यते नुम आयुर्वेदम। देखो पहला क्या होता है, पित्तम पक्त्युम ऊष्म दर्शने क्षुद त्रुड रुचि प्रभा मेधा आदि शौर्यतम आयुर्वेद मर्दम, शौर्यवेदम आयुर्वेदम। ठीक है, शौर्य देखो यहाँ पर शौर्य तनु मार्दव। ठीक, अब इसको हम समझते हैं। पहला हम जानते हैं कि इसमें पित्त के यहाँ पर पित्त के कर्म क्या होते हैं। वो पहला होता है पक्त्यु। अब पक्ति क्या होता है, पक्ति होता है अन्न को पाचन करने के लिए, यानी कि जो आपको अन्न को पाचन करने के रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है, पित्त होता है। देन होता है ऊष्मा। अब ऊष्मा क्या होती है, यानी जो आपके शरीर का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने का काम। ठीक है, आपने होम्योस्टेटिस पढ़ा होगा कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, ठीक, 37 डिग्री होता है, उसको भी कौन मेंटेन करता है, हमारे आयुर्वेद में पित्त ही मेंटेन करता है। दर्शने मतलब विजन को देखने का कार्य भी कौन करता है, यानी कि पित्त ही करता है। जैसे आपकी आंखों में भी एक तेज महाभूत होता है, ठीक है, वो भी किसकी वजह से होता है, आपके पित्त दोष की वजह से ही होता है। ठीक है, देन होता है क्षुध मतलब होता है, यहाँ पर भूख की बात कर रहा है। भूख भी क्यों लग रही है भाई, देखो जो पित्त दोष होता है वो डाइजेशन से होता है, मतलब आपको अच्छा पाचन कराएगा, अच्छी भूख लगाएगा। ठीक है भाई, अगर आपकी अग्नि बड़ी होगी तो पाचन अच्छे से होगा, पाचन अच्छे से होगा तो खाने में रुचि आएगी, आपको भूख लगेगी। ठीक है, तो यही सब यहाँ पर लिखे। क्षुध मतलब भूख लगाना, त्रुड मतलब प्यास लगाना, रुचि मतलब कह रहे हैं आपकी भूख को बढ़ाना। ठीक है, एंड प्रभाव का मतलब होता है यहाँ पर जो आपकी कांति है, जो आपके फेशियल कॉम्प्लेक्शन है, उसको भी बढ़ाने का काम। मेधा मतलब बुद्धि, ठीक है, ज्ञान धारण करने का काम। आप आगे जाके पढ़ोगे भी, जो लोग पित्त प्रकृति के होते हैं उनकी जो बुद्धि होती है बहुत तेज होती है। ठीक है, धी होते हैं मतलब ज्ञानवान होते हैं। ठीक है, शौर्य होते हैं, शौर्य मतलब एक तरीके से बल होते हैं। ठीक है, वो हमेशा लड़ने के लिए, आपने देखा भी होगा कि जो पित्त प्रकृति होती है उनमें हमेशा गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। एंड तनु मार्दव का मतलब होता है इनका जो शरीर होता है वो मृदु होता है, ठुलठुला होता है। ठीक है, आपने
अगर आपके आसपास कोई हो तो आप देखना, जो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, ठीक है, या इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जल्दी, ठीक है, बात बात पर चिढ़ जाते हैं, तो उनका जो शरीर होता है वो कैसा बताया आचार्य भागवत ने, मृदुत्व बताया गया, मतलब बहुत सॉफ्टनेस होता है। ठीक है, देन उसके हम बात करते हैं कफ दोष के प्राकृतिक कर्म के बारे में। तो सबसे पहले बताया श्लेष्म स्थिरत्व। अब स्थिरत्व, तो यहाँ पर स्थिर का स्थिरता से मतलब है, यानी कि जिनकी बॉडी में कफ दोष की अधिकता होती है, कफ दोष प्राकृतिक कर्म होते हैं, उनका शरीर दृढ़ रहता है, मजबूत रहता है, ठीक, स्निग्ध रहता है। स्निग्ध मतलब शरीर में चिकनापन रहेगा हमेशा। एंड संधिबंध, संधिबंध से मतलब है यहाँ पर संधियों को बांधने रखेगा, ठीक है, संधियों को बांधने रखेगा। संधि मतलब जो जॉइंट्स है, ठीक है, आपने देखा भी होगा कि मसल्स को बोन से ज्वाइन करने का काम करता है, वो कौन कर रहा है यहाँ पर, वो कर रहा है प्राकृतिक कफ दोष। उसके बाद है हमारा क्षमा आदि भी। क्षमा मतलब कह रहा है कि जो कफ दोष का इंसान होगा, जिस मतलब कफ दोष होगा, वो क्षमावान कर देगा, मतलब वो लोगों को जल्दी माफ करना भी यहाँ पर कर देगा। तो ये सारे लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं किसके, प्राकृतिक कर्म दोषों के। फिर हम बात करते हैं दोषों के विकृत कर्म के बारे में। देखो दोषों के विकृत कर्म क्या बताए है, वृद्ध कर्म बताया गया है, वृद्ध कर्म और क्षय कर्म। पहले हम देख लेते हैं वृद्ध कर्म क्या क्या होते हैं। देखो अगर आपको प्राकृतिक कर्म का एक टेबल देखना है तो यहाँ पर इस बुक में एक टेबल भी लिखा है, तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको केवल टेबल ही याद करनी है तो आप टेबल भी याद कर सकते हो, पर मेरी मानो आप टेबल ना करके श्लोक याद करो, क्योंकि श्लोक अगर आप याद कर लोगे तो आपको क्रिया शरीर में और आपको पदार्थ विज्ञान में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब पदार्थ विज्ञान में भी आता है, पहले चैप्टर के अंदर ये बात दोष के प्राकृतिक दोष के कर्म आते हैं, एंड क्रिया शरीर में तो आते ही आते हैं, तो वहाँ पर आपको याद करने पड़ेंगे। लेकिन जब आप ऐसे याद करते हो तो आपको चीज़ें भूल जाते हो, ठीक है। तो इसलिए अगर आप श्लोक याद करते हो तो बहुत ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि आप खुद सोचो ना कि आप क्या पढ़ते हो फर्स्ट ईयर के अंदर, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, इन्हीं के बारे में तो आप पूरी अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो, और इन्हीं के अगर आप श्लोक याद नहीं करोगे तो क्या ही इंप्रेशन पड़ने वाला है आपके एग्जामिनर पर, जब आप इन श्लोकों को नहीं लिखोगे। तो मेरा मानना यही है कि आप इनको एक बार अच्छे से श्लोक को कर लेना, लेकिन अगर आपको फिर भी श्लोक याद नहीं होते तो फिर लास्ट ऑप्शन आपका यही होता है। वैसे तो ऐसे याद होता नहीं है, क्योंकि सबसे पहले जो मैंने याद किए थे तो ये भी ऐसे ही किए थे, लेकिन मैं भूल जाता था बार बार। फिर मेरे यहाँ इनका श्लोक याद किया तो श्लोक हो गया। तो श्लोक को आपको एक बार अच्छे से समझ के करना है तो ये श्लोक हो जाएगा अच्छे से याद आपको। देखो थोड़ी सी यहाँ पर लाइटिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पर जो सनलाइट है, क्योंकि अभी शाम का टाइम में 4 से 5 बज रही है, तो डायरेक्ट सनलाइट आपके नोट्स पे पड़ रही है यहाँ पर, तो अब शायद आपको सही दिख रहा होगा। तो अब बात करते हैं हम वृद्ध कर्म के। देखो वृद्ध कर्म जो श्लोक बताया गया है वो होता है कार्सर्य काशायनम उष्ण कामत्व, ठीक। देखो जो विकृत दोष के हम कर्म की बात कर रहे हैं तो कार्सर्य कासन्यो उष्ण कामित्व कंपना सकृत धन ग्रात बल निद्रा इंद्रिय भ्रंश प्रलाप भ्रम दीनता। तो यहाँ पर वृद्ध कर्म के क्या बताए गए हैं, यदि आपकी बॉडी में वात दोष की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, तो उसके क्या क्या कर्म देखे जाएंगे। तो पहला होता है कार्सर्य, ठीक है। कार्सर्य को हम समझ सकते हैं जो कृष्णता होती है, मतलब छीनता। देखो आप एक कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए कि जब भी आपकी बॉडी में वात दोष की वृद्धि होती है, ठीक है, तो वो आपकी बॉडी में हमेशा क्षय का कार्य करता है, क्षय का कार्य, चाहे वो धातुओं का क्षय करे, ठीक है, आपको चाहे वो धातु का क्षय करे या रक्त का क्षय करे, मतलब किसी का भी जो क्षय कार्य होता है वो वात दोष का होता है। यदि आपकी वात दोष का वृद्धि होती है तो वो हमेशा क्षय करने का कार्य करेगा, ठीक। जैसे यहाँ पर भी क्या होता है, कार्सर्य यानी कृष्ण का कार्य करता है, यानी छीन करने का कार्य करता है, ठीक। आपके धातु को, मल्लों को, इन सभी को छीन करने का कार्य करता है यदि आपकी बॉडी में वात दोष की वृद्धि हो जाती है। देन बताया गया है कि कार्सन्य यानी जो आपका जो वर्ण है वो कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। पहला क्या पढ़ा है आपने, कार्सर्य यानी कि आपकी बॉडी कृष हो जाएगी, छीन हो जाएगी, सूख जाएगी और बहुत कमजोर से दिखोगे। देन दूसरा होता है कार्सन्य यानी कि आपका जो वर्ण है वो कैसा हो जाएगा, ब्लैकिश रंग हो जाएगा। देन अगर आपकी बॉडी में वात दोष की वृद्धि होती है तो उष्ण कामित्व यानी कि आपको उष्ण खाने की इच्छा होगी, ठीक है। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कुछ गर्म चीज़ खाई जाए। ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि देखो जो पित्त होता है ना, वो पित्त हमेशा वात का समन करता है, जब भी आपकी बॉडी में आगे जाके भी आप पढ़ोगे कि वात की जब भी आपको चिकित्सा करनी है तो यहाँ पर आप पित्त शामक चिकित्सा कर सकते हो, मतलब पित्त चिकित्सा कर सकते हो, क्योंकि पित्त हमेशा वात को कम करता है, ठीक है। इतना आप ध्यान रख लेना कि वात को कम करने के लिए यहाँ पर आप पित्त की चिकित्सा कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया कि उष्ण कामित्व, देखो आपकी बॉडी ही सब चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश करती है, ठीक है। देखो अगर आपकी बॉडी को पता है कि आपकी बॉडी के अंदर वात की वृद्धि हो गई है, तो यहाँ पर वात की वृद्धि हो गई है, हम क्या पढ़ रहे हैं, वात की वृद्धि के कर्म पढ़ रहे हैं। आपकी बॉडी को पता है कि हमारे अंदर वात की वृद्धि हो गई, तो उसको कम करने के लिए आपको उष्ण चीज़ खाने का मन करेगा ताकि पित्त बढ़े और ऑटोमेटिकली वात का यहाँ पर कम हो जाए। देन कंप यानी कि ट्रेमर्स, एक तरीके से कंपन। आपने देखा भी होगा जब किसी के हाथ ऐसे आप सीधा करवाते तो थोड़ा से कांपते भी है, ठीक है। क्यों
क्योंकि उनकी बॉडी में वात की वृद्धि रहती है। एंड दूसरा होता है अनहा। अनहा का मतलब होता है पेट का फूलना, ठीक है। देखो वात की वृद्धि होने की वजह से क्या हो जाता है, जो उसका पेट होता है वो फूल जाता है। देन उसके बाद है शक्र, शक्रद ग्रहण। देखो शक्र किसको बोलते हैं, शक्र बोलते हैं जो पुरुष होता है, ठीक है, यानी जो पुरुष होता है उसको ग्रह कर लेता है। ग्रह मतलब रोक लेता है, यानी पुरुष को जो रोकने का कार्य भी होता है वो किसकी वजह से होता है, यदि आपकी बॉडी में वात दोष की वृद्धि हो जाती है तो मल का विबंध कर देता है, मल को रोक देता है, ठीक। क्योंकि क्या करे भाई, जितना भी स्नेह पार्ट है, ठीक है, जो स्नेह से आसानी से पुरुष निकल रहा था उसको जो वात है वो सुखा देगा, जिसकी वजह से मल आसानी से निकलेगा नहीं और मल का बंद हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कॉन्स्टिपेशन भी कह सकते हैं। देन उसके बाद है बल, निद्रा और इंद्रिय का भ्रंश। देखो मैंने आपको क्या बताया था, जितने भी हमारे अगर वात दोष की वृद्धि होती है तो वो भ्रंश का, रूक्ष का, ठीक है, क्षय का करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर भी बल का, निद्रा का और इंद्रियों का, इन तीनों के क्या करता है, भ्रंश करने का कार्य करता है, ठीक है, लॉस करने का कार्य करता है। मतलब बल का लॉस हो जाता है, निद्रा का लॉस हो जाता है, निद्रा नहीं आती है, इंद्रिया भी आपकी लॉस हो जाती है, अच्छे से किसी चीज़ को सेंस नहीं कर पाती है। एंड दूसरा होता है प्रलाप। प्रलाप का मतलब होता है कि आपको असंबंध वचन, यानी वो कुछ भी बोलता है अनरिलेटेड टॉपिक क्या चल रहा है, बात वो कुछ ही कर रहा है, तो वो भी किसके लक्षण होते हैं, वो भी वृद्ध वात दोष के लक्षण होते हैं। देन भ्रम दीनता। भ्रम यानी कि जो गिडीनेस होती है। एंड दीनता का मतलब होता है यहाँ पर एक तरीके उत्साह का खत्म हो जाना, ठीक है। देखो प्राकृतिक बात के क्रम क्या थे, उत्साह था, ठीक है, लेकिन अगर वो बात ज़्यादा बढ़ गया है तो वो क्या हो जाएगा, दीनता हो जाएगा, यानी उत्साह यहाँ पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा किसी भी कार्य करने का। देन हम बात करते हैं पित्त के। वृद्ध पित्त के कर्म क्या होते हैं। देखो वृद्ध पित्त के कर्म के जो श्लोक आया है वो होता है पित्त, विन, मूत्र, नेत्र, त्वक, क्षुद्र, त्रुड, दाह, अल्प निद्रता, ठीक है। अब इसको समझो। देखो पित्त यहाँ पर बताया गया है, यदि आपकी बॉडी में पित्त दोष की वृद्धि होती है तो उसमें क्या कर्म देखे जाएंगे। तो जो विन होता है, विण यानी कि जो आपका जो पुरीस होता है, मूत्र होता है, जो आपकी नेत्र होती है, जो आपकी स्किन होती है वो कैसी पड़ जाएगी, पीत हो जाएगी। पीत यानी पीली पड़ जाएगी, ठीक है। वह अगर आपसे मैं पूछूं और किन किन केसों में जो आपकी स्किन है, ठीक है, वो पीली हो जाती है, तो आप बताओ सर जॉइंडिस में हो जाती है, ठीक है, एनीमिया में भी एक तरीके से बॉडी येलोइश हो जाती है, या पीली कहते हैं कि खून की कमी हो गई है, ठीक है, तो इनमें भी तो। और पित्त की कंडीशन में भी यही बताया जा रहा है कि जो आपकी बॉडी है, जो आपका जो पुरीस है, जो आपका मूत्र है, जो आपका नेत्र है, जो आपकी स्किन है, वो सभी कैसे हो जाएंगे, पीली हो जाएंगी यदि आपकी बॉडी में पित्त दोष की वृद्धि हो जाती है तो। और आगे बताया गया है कि क्षुत मतलब क्षुधा के बारे में बताया गया है, भूख लगेगी, तृष्णा मतलब दाह, क्षुत्रुड़ मतलब प्यास लगेगी, दाह आपकी बॉडी में बर्निंग सेंसेशन होगी, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी बॉडी अंदर से जल रही है, और आपको नींद भी कम आएगी, अल्प निद्रता, ठीक है। तो ये सब लक्षण होते हैं कि अगर आपकी बॉडी में पित्त दोष की वृद्धि हो जाती है। देन हम कफ दोष की वृद्धि के क्या लक्षण है, तो उसके लिए श्लोक आया है कि श्लेष्म अग्नि सदन, प्रशेक आलस्य गौरवम, श्वेतय शैत्यम, सलथांगत्व, श्वास काश अति निद्रता। तो पहला क्या बताया कि अगर आपकी बॉडी में श्लेष्म कफ की वृद्धि हो जाती है तो अग्नि सदन हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, जब भी आपकी बॉडी में कफ दोष की वृद्धि होगी तो वो आपकी अग्नि को कैसा कर देगा, मंद अग्नि कर देगा, मंद अग्नि। या पढ़ भी चुके हो, आगे पहले भी पढ़ चुका है कि वात दोष होगा तो अग्नि विषम होगी, ठीक है, पित्त दोष होगा तो अग्नि तीक्ष्ण होगी, अगर तीनों दोष होंगे तो अग्नि सम होंगी, और अगर कफ दोष अगर बढ़ेगा तो आपकी अग्नि कैसे हो जाएगी, मंद हो जाएगी। तो यही लिखा है कि अग्नि सदन, यानी कि अग्नि क्या हो जाएगी, आपकी मंद हो जाएगी। एंड परसेक का मतलब होता है कि सलाइवेशन, ठीक है, एक तरीके से सलाइवेशन बोल सकते हो, या बोल सकते हो लाल स्त्राव, यानी कि एक्सेस सलाइवेशन, मतलब मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आएगा, ठीक है। आलस्य आएगा, आलस्य मतलब एक तरीके से कोई भी कार्य करने का आपको मन नहीं करेगा, बिल्कुल नींद सी आएगी, थके थके से लगेगा। गौरव मतलब आपका शरीर भारीपन लगेगा, ठीक है। ये सब किसके लक्षण होते हैं यदि आपकी बॉडी में कफ दोष की वृद्धि हो जाती है तो। एंड श्वेतीय मतलब त्वचा में सफेद वर्णता आ जाएगी एक तरीके से। एंड शैत्य का मतलब होता है कि आपके शरीर में शीत स्पर्श, मतलब आपका शरीर अगर कोई टच करेगा तो ऐसा लगेगा कि जैसे बर्फ को टच कर रहा है, ठंडा ठंडा टच कर रहा है। तो ये सब किसके लक्षण होते हैं, कफ दोष की वृद्धि के लक्षण होते हैं। एंड उसके बाद आता है कि सलथांगत्व, यानी अंगों की बात कर रहा है, बोल रहे हैं सलथ अंगत्व, यानी जो आपके जो अंग होते हैं, ठीक है, उनमें कैसे आ जाएगी, लूजनेस हो जाएगी, लैक्सिविटी हो जाएगी, एक तरीके अंगों में शिथिलता आ जाएगी, आप ऐसे कह सकते हो। एंड श्वास मतलब जो डिसिफिनिया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको सांस तेजी से फूलेगी, श्वास हो गया, काश हो गया। एंड अति निद्रता, ये सारे किसके लक्षण देखे जाते हैं, हमारे कफ दोष के लक्षण देखे जाते हैं। यदि आपकी बॉडी में कफ दोष की वृद्धि हो गई तो ये लक्षण देखे जाएंगे। देन उसके बाद करते हैं विकृत कर्म की बात। देखो विकृत कर्म के लिए यहाँ पर मैंने डायरेक्टली पॉइंट लिख दिए गए, जैसे छीन वात दोष के लक्षण क्या लिखे गए हैं, अंगसाद। अंगसाद मतलब जो वीकनेस ऑफ बॉडी, यानी आपकी बॉडी कैसे हो जाएगी, वीक हो जाएगी, ठीक है। यदि आपकी बॉडी में वात दोष का
क्षय हो जाता है तो आपकी बॉडी कैसे हो जाएगी, वीक हो जाएगी। एक तरीके से आप ऐसे समझो कि देखो वात किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही थी आपकी बॉडी में उनके लिए रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन वात कम हो गया है, यानी कि जितनी भी आपकी चेस्ट आई है, ठीक है, जितना भी आपको उत्साह था, ठीक है, जो आपकी काम करने की शक्ति थी वो सब चली जाएगी, क्योंकि वात ही तो रिस्पॉन्सिबल था सबको करने के लिए। वात ही कम हो गया तो ये क्या हो जाएगी, आपकी एक तरीके से अंगसाद हो जाएगा, वीकनेस ऑफ बॉडी हो जाएगी, अल्प भाषण हो जाएगा। ठीक, अल्प भाषण यानी कि आप कम बोल पाओगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मुझे क्वेश्चन बताना है आपको, मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखो हमने देखो 5 प्रकार की वायु पढ़ी थी, पुष्पा करके, प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु और व्यान वायु और अपान वायु। तो इनमें से कौन सी वायु होती है जो बोलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये आप मुझे कमेंट में आपको बताना है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं इसका जवाब दे दूंगा। वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ क्रिया शरीर के अंदर। ठीक है, जब आप वात वाला चैप्टर पढ़ोगे तो मैंने आपको बताया जो कौन सी वायु होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है बोलने के लिए। ठीक, देन अल्प चेष्टाएं होती है, यानी कि अल्प चेष्टाएं कम हो जाएंगी। भाई नॉर्मल वात क्या कर रहा था, चेष्टा करने का कार्य कर रहा था, वात का क्षय हो गया तो चेष्टा भी कम हो जाएंगी। एंड उसके बाद बताया गया है कि संज्ञा का मोह हो जाएगा। ठीक, एंड उस देखो संज्ञा मोह को एक बार देख लेते हैं। संज्ञा मोह क्या होता है, जो आपकी बुद्धि होती है और आपकी विवेचनात्मक ज्ञान होता है, ठीक है, उन सब का अभाव हो जाएगा, इन सभी का लॉस हो जाएगा। ठीक है, जो भी आप लॉस ऑफ सेंसरी एक्शन जितने भी होते हैं वो सभी का लॉस हो जाएगा। ठीक, क्योंकि नर्वस सिस्टम के लिए मैंने रिस्पॉन्सिबल बताया वात ही होता है। देन व्रत एंड कफजनी लक्षण होते हैं, मतलब जितने भी हमारे कफ के लक्षण होते हैं वो सभी किसके अंदर आ जाएंगे, छीन व दोष के लक्षण आ जाएंगे। देखो यहाँ पर जब BMS 2023 का एग्जाम हुआ था ना, तो यहाँ पर देखो संस्कृत के पेपर में आया था, संस्कृत के पेपर में एक आता है कि आपको अष्टांग हृदय कुछ चैप्टर दिए गए हैं जिनके अंदर एक श्लोक आता है, वो आपको पहचानना होता है कि किस चैप्टर का होता है और इसका क्या मीनिंग होने वाली है। तो यहाँ पर एक इसी का छीन वाद दोष के लक्षण का श्लोक आया था। ठीक है, सेम, और जो उसको मैंने पहचाना था वो पहचाना था कि वृद्ध कब्जनी लक्षण वहाँ पर लिखा हुआ था, जिससे मैं पहचान गया था कि ये हमारा छीन वाद दोष के लक्षण है, छीन वाद दोष के लक्षण है। लेकिन आप क्या करोगे कि वृद्ध कब्जनीय जब लक्षण लिखा होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि जो ये लक्षण बता रहा है यहाँ पर वो कफ के लक्षण है, लेकिन वो किसके थे, छीन वाद दोष के लक्षण थे। तो ठीक है, ये आया था, मैंने आपको बता दिया। अगर आप पेपर सॉल्व करोगे तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अब कौन सा एग्जाम होता है, जो माँ गुरु गोरखनाथ करवाती है। ठीक है, यूपी वाले बच्चों का जितने भी माँ गुरु गोरखनाथ से इनका सेंटर है, ज़्यादा मतलब इनसे जुड़ी हुई होती है। ठीक, अब उसके बाद हम बात करते हैं छीन पित्त दोष के लक्षण क्या होती है। अगर आपका पित्त कम हो गया है, भाई पित्त क्या करता है, आपकी अग्नि को तेज करता है। ठीक है, आपके एक तरीके से आपकी बॉडी को उष्ण करता है। ठीक, आपकी चमक को बढ़ाता है। लेकिन पित्त ही कम हो जाए तो आपकी अग्नि भी मंद हो जाएगी, आपको उष्ण की जगह कैसा लग रहा है, ठंडा लगने लगेगा, क्योंकि आपको जो पित्त था वो होम्योस्टेटिस मेंटेन कर रहा था। ठीक, प्रवाह का हानि हो जाएगी, मतलब जो आपकी शरीर की चमक थी वो भी पित्त की वजह से थी, पित्त का क्षय हो गया तो उसकी भी हानि हो जाएगी। देन उसके बाद बताया था छीन कफ दोष के लक्षण। देखो कफ दोष के, अगर कफ दोष कम हो गया है तो क्या होगा, भ्रम होगा, कफ के आशय में शून्यता आ जाएगी। जैसे कफ के आशय क्या होते हैं, कफ किसके अंदर भरा होता है। ठीक, जैसे कि आपका मैंने क्या बताया था, हार्ट के ऊपर जितने भी ऑर्गन होते हैं उन सभी में कफ पाया जाता है, अमाशय के अंदर भी हम कफ मानते हैं। ठीक, और भी जैसे जो जितने भी चेस्ट से ऊपर ऊपर है, ठीक, वो उन सभी के कफ के स्थान होते हैं, तो वो सब कैसे हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, हृदय में द्रव हो जाएगा, संधियों में शीतलता आ जाएगी। ये किसके लक्षण होते हैं, छीन कफ दोष के लक्षण होते हैं। ठीक, इसी के अनुसार यहाँ पर बताए गए। देखो अब ये हमारे चैप्टर में ये एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है त्रिदोष के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे धातुओं के बारे में, सप्त धातु के क्या प्राकृतिक कर्म होते हैं और इनके क्या विकृत कर्म होते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन का आंसर सब भी देना। ठीक है, देखता हूँ मैं इसका कौन कौन आंसर दे पाता है, कौन कौन अच्छे से पढ़ पा रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर मैं क्वेश्चन नहीं पूछता ना, तो अगर आप आंसर दोगे तो मुझे लगेगा कि आप कुछ पढ़े हो, अगर आप नहीं दोगे तो ऐसा लगता है कि बस आप मतलब खाना पूर्ति करने आते हो और कुछ नहीं। ठीक है।